दोस्तों नमस्कार। मैं आपी गुप्ता पुनः आपके सामने हूँ। पिछले जो कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सारे वीडियो से ये मेरा संदेश सबसे अलग और महत्वपूर्ण भी है। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम बिहारियों के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बिहार औद्योगिकीकरण में अन्य राज्यों से कैसे पिछड़ गया, क्या कारण रहे हैं और क्या चुनौतियां रहा है और उसके क्या समाधान हो सकता है। मैं इस पे विस्तृत बात करूंगा, थोड़ा सा समय आपका लूँगा, लेकिन इसको ज़रूर देखिए। और मैं उन सारे भारी भरकम शब्दों से बचने की कोशिश करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे, समाज का आखिरी आदमी भी जब देखे तो समझे कि आखिर हम क्यों पिछड़ गए। किसी भी देश और किसी भी राज्य के विकास के लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, एक पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि जब कोरोना के बाद चीन से जब फैक्ट्रियां वहाँ से विस्थापित होंगी और भारत के लिए जब अवसर होगा और वो जब भारत के लिए आना चाहेंगे तो क्या क्या देखेंगे और हमें क्या करना होगा। हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम पूरे विश्व के लिए फैक्ट्री बन सकते हैं? क्या हमारा देश चाइना को रिप्लेस कर सकता है फैक्ट्री हब बनने के लिए? और अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या क्या करने होंगे, भारत को क्या क्या करना होगा, उस पर आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आज बहुत विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारत कर सकता है, क्योंकि भारत के पास एक इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने वाला प्रधानमंत्री है, इसलिए वो कर सकते हैं। उस पर हम किसी और दिन आएंगे, लेकिन आज हम आते हैं बिहार में। बिहार में औद्योगिकीकरण पिछड़ने के बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे मुख्य और पहला कारण है वो है इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हुए, किसी ने औद्योगिकीकरण, बिहार में एक फैक्ट्री हब बने, औद्योगिक बढ़ावा मिले, किसी ने अपनी पॉलिटिकल इच्छा नहीं जाहिर की। लेकिन जब कोरोना ने हमें अवसर दिया है तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पॉलिटिकल विल दिखाएंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएंगे कि हम उन सारे फैक्ट्रीज को यहाँ कैसे लाया जाए, क्या हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे कारण हैं उसमें। एक कारण ये है, जैसे मैंने कहा, कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति। दूसरा है लैंड एक्विजिशंस रूल्स, जो कानून हैं हिंदुस्तान में और फिर बिहार में, कि जमीन का अधिग्रहण करना, ये सबसे बड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए एक बड़ी चंक, एक बड़े भूभाग की जरूरत होता है, उसको एक्वायर करना है। एक्वायर करने का जो रूल है, जो कानून है बिहार में, भारत में, बहुत कठिन है। इसको सरल बनाना होगा, इस पे एक विचार करना होगा कि हम कैसे इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है कि कन्वर्जन ऑफ लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको औद्योगिकीकरण लैंड में कैसे बदला जा सकता है, ये एक सरल कानून है, इसको किया जा सकता है। लेकिन एक्विजिशन ऑफ लैंड एक बड़ा टेढ़ा कानून है, बड़ा जटिलदार है। इसको सरल करना होगा बिहार सरकार को, भारत सरकार को। जब तक ये सरल नहीं करेंगे तब तक बहुत दिक्कत होने वाली है। और तीसरा है कि टैक्स रिबेट और फैसिलिटीज। आपको एक कंपैरेटिव पॉलिसी बनानी होगी, कंपैरेटिव अन्य राज्य क्या क्या सुविधा दे रहे, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, उसका अध्ययन करना होगा। और बिहार उससे बढ़िया फैसिलिटी, उससे बढ़कर फैसिलिटीज क्या दे सकते हैं और क्या टैक्स रिबेट्स हम दे सकते हैं इन सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को, बहुराष्ट्रीय कंपनीज को यहाँ बनाने के लिए। इस पर भी हमें काम करना होगा। दूसरा होगा कि हमारा एक बायस्ड माइंडसेट है हम बिहारियों का। वो क्या है कि हम अक्सर आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। आप टाटा में भी काम कीजिए, बिरला में भी अच्छी नौकरी कीजिए, लेकिन अगर एक सरकारी नौकरी वाला कोई आदमी है तो उसको ज़्यादा हम समझते हैं कि नहीं, काम का मतलब हमें सरकारी नौकरी के मतलब होता है। इस माइंडसेट से हमें हटना होगा। और आपको बता दें कि जब तक हम इस माइंडसेट से नहीं हटेंगे,
ये भी एक बहुत बड़ा बाधक होता है जब वो नीति निर्धारक सोचते हैं कि हम बिहार में जाएंगे तो बिहारी लोग का बायसनेस क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, कैसे सोचते हैं वो। इसमें भी एक बदलाव हम लोगों को करनी होगी, हम जो बिहार के लोग हैं उसको करना होगा। तीसरा है कि चौथा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पहले जब NITs थे, जब BITs थे, BCEs थे, तो बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरे देश में कुछ कॉलेजेस थी तो बड़ा मांग था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज कुकुर मुत्ते की तरह पूरे देश में फैले। उसमें हम बिहारी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के लोग, हरियाणा के लोग, इतने लोग भर भर के गए। हम 4-5 स्टेट के छात्रों ने पूरे भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए। गुणवत्ता में कमी आई। आज का जो गुणवत्ता है टेक्निकल एजुकेशन का, जर्मनी, जापान, चाइना, US हमसे आगे है, रिलायबिलिटी है। और ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने हमें ये इस पे भी हमें सोचना होगा कि ये भी ना हमें उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग देखते हैं कि क्या है एजुकेशन क्वालिटी, टेक्निकल एबिलिटी क्या है। ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे पास स्किल्ड मैन पावर हैं, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर भी मौजूद हैं जो बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर बहुत जगह है। दूसरा है कि पावर सप्लाई, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए अगाध बिजली का आपूर्ति, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई जो बिहार की जो अवस्था है, ये भी एक चिंताजनक है। हमें ये देखना होगा क्या हमारा जो लक्ष्य था कि 2020 से 2022 तक 7270 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। उससे भी हम पीछे, अभी तक हम टारगेट पे नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस समस्या को हम पार पा सकते हैं और इस पे ओवरकम कर सकते हैं। हम जब फैक्ट्री यहाँ आएगी तो हम उन्हें अगाध पावर सप्लाई दे सकेंगे जैसा हमें लगता है। दूसरा है कि बिहार में औद्योगिक नीति 2011 में बनी थी और उसके बाद 2016 में बनी, और वो जो 16 में बनी है जो नीतियाँ, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, ये 3 बने हैं। और ये बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ लाने के लिए प्रभावी नहीं है। इसको रिवैम्प करना होगा, इसमें बदलाव करने होंगे, और ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये छोटे मोटे कंपनीज के लिए भी उस लायक नहीं बन सका, ये कम्प्रिहेंसिव नहीं, इसको टोटल रिवैम्प करना होगा और मल्टीनेशनल कंपनीज को लाने के लिए एक नए बिहार इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बनाना होगा, जिसमें उन सारे देश के जो औद्योगिक नीति हैं, जो राज्य को, उसको पढ़ना होगा और उससे कंपेरेटिव एक बेटर औद्योगिक नीति बिहार का कैसा हो सकता है वो हमें करना होगा। दूसरा फिर है गुड गवर्नेंस। ये जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं बिहार में, किसी भी स्टेट का जो गुड गवर्नेंस है, उसका लॉ एंड ऑर्डर, आपके यहाँ महिलाएं की लिटरेसी रेट कितनी बढ़ी, उसका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी घर के अंदर में कितना है, कितना BA में, कितना सर्विस में, इन सारे इंडिकेटर्स होते हैं उसके। लेकिन जब बिहार में हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ एक नौकरशाही हावी होता है। नौकरशाही की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत में एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन की बात हुई कि प्राइवेट एयरलाइंस भी चलेंगे भारत में, तो सबसे पहले इसके लिए टाटा ग्रुप ने अप्लाई किया था। और टाटा ग्रुप, जब जानते हैं आप, जब कोई काम करती है तो बेहतरीन करती है। टाटा ग्रुप जब ने अप्लाई किया तो लगभग 5 साल तक भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री में उनकी फाइल पड़ी रही, उन्हें परमिशन नहीं मिला। और उनके बाद किए गए सारे लोगों को परमिशन मिल गया, लेकिन उनको नहीं मिला। आप कारण समझ सकते हैं कि नौकरशाही किस तरह से हावी है और क्यों नहीं मिला, ये भी आप जानते होंगे कि बाकी लोगों को मिल गया, टाटा को क्यों नहीं मिला। टाटा कभी भी
उस सारे चीज़ों पे विश्वास नहीं करती जिससे कि किसी परमिशन के लिए उन्हें लेना पड़े, कुछ चीज़ें देना पड़े ताकि उनको परमिशन, उस पर विश्वास नहीं करती। अब देखिए नौकरशाही क्या है बिहार में। नौकरशाही बिहार में हावी है। आप देख रहे होंगे कोरोना में कि काम हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है। अभी इस पूरे कोरोना में एक प्रशासक दिखाई पड़ रहा है, वो है बिहार के आदरणीय डीजीपी श्री बुद्धेश्वर पांडे जी। वो काम कर रहे हैं, काम दिख भी रहा है, काम हो भी रहा है। बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? बिहार में नौकरशाही इस तरह से हावी है कि आप देखेंगे कि बिहार में बहुत सारे जो अफसर हैं, जो ऑफिसर हैं, जो प्रधान सचिव हैं, 10 बरस से 12 बरस से एक ही पद पे पड़े हुए हैं। जब इस तरह की अवस्था किसी भी विभाग में हो जाए तो वहाँ के कर्मचारी के माइंडसेट, कार्य करने की शैली, प्रधान सचिव का शैली सब बदल जाता है और वो एक डेली रूटीन के तरफ लेने सकते हैं, इनोवेटिव, एक स्टेगनेंट, एक सोच में एक ठहराव हो जाता है और वो उस नौकरशाही हावी है। हमें ये देखना होगा कि जब हम कुछ चीज़ें करते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा कि कैसे नौकर की जो गुड गवर्नेंस है नौकरशाही में न बदल जाए। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें इमीडिएटली एक हाई लेवल टीम बनानी होगी। ये हाई लेवल टीम को, और एक और इम्पोर्टेंट काम है कि जिससे जो इफेक्ट कर सकता है, वो है शराबबंदी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और हम आपको बता दें कि ये शराबबंदी पे से तुरंत बिहार सरकार को आंशिक शराबबंदी लागू करना होगा, पूर्ण को हटाना होगा। जो ही हम जब आमंत्रण देंगे तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो शायद नहीं है। इसलिए हमें पूर्ण शराबबंदी को आंशिक शराबबंदी में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ होटल, इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट, जो हमारा टूरिज्म है, वो हमें देखना होगा कि हम उसको कैसे ये औद्योगिकीकरण से जोड़ सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है उसका असेसमेंट करना होगा। अभी हम लोगों ने देखा बिहार सरकार को एक डाटाबेस तैयार हो गया है कि कम से कम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने लगभग 12 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपये भेजा है। इसका मतलब ये है कि 12 लाख पलायन किए हुए मजदूरों का डाटाबेस हमारे पास है। स्ट्रेंथ क्या है? हमारे एग्रीकल्चर है। और जब हम, एक और है कारण जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं पनप सका है, वो बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट होने का मतलब क्या है? मतलब है कि हमारे पास कोई समुद्र आसपास में नहीं है। समुद्र से हमारा जो बाउंड्री है बिहार का, वो जुटा हुआ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कारण इसलिए है कि समुद्र से जब हम माल का आवाजाही करते हैं तो सस्ता होता है। हमारे यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, रोड नहीं थे, रेल नहीं थे। जब रोड रेल नहीं थे तो आखिर इंडस्ट्री यहाँ कैसे पनपता, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रेल से, रोड से, तो महंगा होता है। अगर समुद्र से करते हैं तो सस्ता होता है। लेकिन इस चीज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि लो वेज लेबर से, जो हमारे पास अवेलेबल है। और तीसरा है कि, और देखेंगे कि वो किस तरह से चीज़ें बदली है बिहार में पिछले, अगर आप पिछले 5 बरस पीछे चले गए तो पटना एयरपोर्ट पे जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले थे, एक साल में 5 लाख लोग थे। अब 30-35 लाख है एक साल में जो ट्रेवल करते हैं। हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम कॉरिडोर बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल रोड कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर बना सकते हैं उसके लिए, और हम इस फ्रेट को कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इमीडिएट तुरंत एक हाई लेवल टीम बनानी होगी और उस टीम को इन सारे बिंदुओं पे पॉलिटिकल विल पावर तो मुख्यमंत्री को खुद देखना होगा। नौकरशाही पे उन्हें खुद लगाम लगानी होगी। उन्हें खुद, जो इन्वेस्टर आएंगे उनसे खुद मीटिंग करनी होगी। लेकिन ये लैंड डिक्यूजेशंस जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको बिहार को देखिए कि नीति को, इन सारी चीज़ों जो मैंने वर्णन किया है उसके लिए एक हाई लेवल टीम बनाइए। उन हाई लेवल टीम को औद्योगिक नीति बनाइए। उन सारी चीज़ों को इसको देखिए, इसको हम कैसे अपनी चुनौतियों को सामना कर सकते हैं और कैसे विस्थापित जो कंपनी होने वाले हैं उनसे संपर्क
साध सकते हैं और अपने सरल और एक कंपेरिटेटिव फैसिलिटीज़ के साथ क्या हम टैक्स रिबेट दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ में तुरंत, अभी आपके पास 10-15 दिन का समय है, आप तुरंत इन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए अपने हाई लेवल टीम को सेटअप करके कहिए और इन मल्टीनेशनल कंपनी के संपर्क में आने के लिए बोलिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं जो विस्थापित हो रहे हैं प्रत्येक साल, ये जो 20-25 या 50 लाख की संख्या में उसको नौकरी मिल सकती है, हम बिहार से बाहर जाने से बच सकते हैं। आपके पास मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी बिहारी भाई इसको देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे पास जटिलता क्या, हम इसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।